Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing retirement of a partner. तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स. नाउ एक पार्टनर है वो रिटायर हो गया और अगेन ये फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और इस न्यू फर्म का आपको ओवरऑल कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, तो जब क्वेश्चन में ओवरऑल कैपिटल नए फर्म का दिया है तो किस तरीके से हम पुराने पार्टनर्स का या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे, कैसे उनके कैपिटल्स को डिटरमिन करेंगे एंड फाइनली दैट कैपिटल विल बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट ऑफ दी और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. क्लियर? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं और ये कंसेप्ट फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. It says the balance sheet of P, Q and R who are sharing profits in the ratio 2:3:4 is as follows. Now liabilities दी हैं आपको और assets दिए हैं और P रिटायर हो गया है. कुछ आपको रिवैल्यूएशन के टर्म्स दिए हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, पेटेंट्स हैं, स्टॉक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है. फर्म का ओवरऑल गुडविल का वैल्यू दिया है 1,26,000 और हमें गुडविल को एडजस्ट करना है. अमाउंट ड्यू टू पी इज टू बी पेड ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, यानी कि ये अमाउंट हमें उसे पे कर देना है. एंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 7 lakhs. यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट. तो इसमें इस क्वेश्चन में जो एक नई चीज आपको एडिशनल चीज दी है वो न्यू फर्म का कैपिटल दिया है दैट इज 7 lakhs. तो चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कर लेते हैं. सो द पार्टनर्स वर, दिस इज क्वेश्चन 1, P is to Q is to R. ठीक है ना? तो 2:3:4 तो इनका था ओल्ड रेशियो. ठीक है, P रिटायर हो गया. अब Q is to R का न्यू रेशियो कितना है? 3:4. ये है आपका न्यू रेशियो. क्लियर? तो सबसे पहले अगर हमें गुडविल का एडजस्टमेंट दिखाना है, गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है, तो हमें गेन रेशियो पता होना चाहिए. क्लियर? सो हम गेन रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले. Gain ratio of Q. So this is new ratio. This is 3/7 minus 3/4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये आ जाएगा आपका 6/63. क्लियर? और R का निकाल लेते हैं. तो R का क्या होगा? 4/7 minus 4/9, 6/8 और 3/4. क्लियर? अब क्या करना है? अब हमें गुडविल की एंट्री करनी है. गुडविल की एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले. सो गुडविल की एंट्री क्या होती है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दैट इज क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, टू पीस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब जो पी का गुडविल का शेयर था वो निकालना है हमें. इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दी है 1,20,000. तो पीस शेयर ऑफ गुडविल 1,26,000 इंटू पी का शेयर कितना था? 2/9. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो. 1,26,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज 28,000. ठीक है ना? तो ये तो हो गया 28,000 से क्रेडिट. और ये किस रेशियो में जाता है? गेन रेशियो में हम इसको करते हैं एंट्री. सो द गेन रेशियो विल बी, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 3:4. गेन रेशियो, सो इनटू 3, दिस इज 12,000. ठीक है, और दिस विल बी 16,000. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये गुडविल की एक एंट्री हमने कर ली. अब देखो, गुडविल के बाद सीधे रिवैल्यूएशन पे आ जाते हैं. हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. नाउ रिवैल्यूएशन के कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हमें? प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%.
अब डेप्रिसिएशन हो रहा है यानी कि 20% से रिड्यूस हो रही है, यानी कि 60,000 डेप्रिसिएशन है। तो क्या करेंगे अब हम, तो ये ऑब्वियसली हमारा लॉस होगा। तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने से, 60,000। क्लियर। देन पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। अब पेटेंट्स की वैल्यूज भी डिक्रीज हो रही है, तो पेटेंट्स पूरे 20,000 के दिए हैं आपको। मीन्स पेटेंट्स में कोई भी एप्रिसिएशन नहीं हुआ, ये वैल्यूलेस हो गए, लॉस हो गया, डिक्रीज हो गए, तो दैट दिस विल बी ऑन द डेबिट साइड। देन स्टॉक भी वैल्यूड एट 3,85,000, ये भी डेप्रिशिएट हो रहा है। 4 लाख माइनस 3,85,000 इज 15,000। तो टू स्टॉक कितने से हो रहा है, 15,000। ठीक है। देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स की वैल्यू है 1,50,000 की। क्लियर। और इसका 10% इज 15,000। बैलेंस शीट में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है दैट इज 20,000। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये बैड डेट्स का प्रोविजन लेस हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारे लिए प्रॉफिट है। सो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट कितना है, 15,000 आया हमारा, 20,000 बैलेंस शीट में दिया है, सो 5,000 से प्रॉफिट हुआ है हमें, और तो कुछ नहीं दिया है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी 60,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये तो आ गया 95,000। तो 90,000 का हमें लॉस दिखा रहा है। क्लियर। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज by loss transferred to P, Q and R in the old ratio 90,000 है। ठीक है। 90,000 को ओल्ड रेशियो में कर देते हैं, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9। तो दिस इज 20,000। क्लियर। इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज 30,000। 5 6 7 8 9, दिस इज 40,000। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एंड दिस इज 95,000। तो ये तो हमारा आ गया रिवैल्यूएशन। क्लियर। चलो कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। ट्रांसफर कर लो बाय बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस शीट में, 1,30,000, 3,50,000, 1,30,000, 3,00,000। ठीक है। अब क्या ट्रांसफर करना है, सबसे पहले लॉस कर लेते हैं। टू रिवैल्यूएशन कितना है, 20,000, दिस इज 30,000 एंड दिस इज 40,000। क्लियर। यहाँ गुडविल की ये वाली एंट्री को कर लेते हैं हम ट्रांसफर। Q's capital account debited, R's capital account debited to P's capital account. In bracket you can write goodwill if you want, so there is no confusion. This is 12,000 and this is 16,000। फिर इसको यहाँ भी ट्रांसफर करना है P में। by Q's capital account कितना है, 12,000 and by R's capital account how much, 16,000। ठीक है। यहाँ पे P रिटायर हो गया है, जस्ट कीप इन माइंड। और देख लो और क्या है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं दिया है। लायबिलिटीज में रिजर्व्स दिए हैं, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो बाय जनरल रिजर्व और रिजर्व जो भी दिया है इन दी न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 45,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज 10,000 into 3 divided by 9, this is 15,000 and this is 20,000।
थाउजेंड. देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट टू बी मेड इन दी कैपिटल अकाउंट्स. क्लियर. अब हम सबसे पहले वो पार्टनर पी जो रिटायर हो रहा है उसका क्लेम डिटरमिन करते हैं, और उसके लिए बोला है कि हमने जो भी अमाउंट ड्यू था पी को वो पे कर दिया ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट. तो चलो 1,30,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 is 1,68,000 minus 20,000. So this is 1,48,000. अब ये 1,48,000 हमने इसको पे कर दिया तो एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट. ठीक है, पी लिख देना ब्रैकेट में ताकि क्लियर हो कि हम इसका क्लेम को हाथों हाथ हमने इसको सेटल कर दिया. अब 3,50,000 प्लस 15,000 इज 3,65,000. 3,65,000 और इनका कितना बचा था, -30,000 minus 12,000. So this is 3,23,000. ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया बाय बैलेंस सीडी. ठीक है, यहाँ तो लिख दो बैलेंसिंग फिगर लिखना हो तो, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल बिकॉज अब ये जो बैलेंस आया हमारा ये कैरी फॉरवर्ड होगा. क्लियर. तभी जो नए फर्म का जो कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया उससे इस कैपिटल्स की एडजस्टमेंट भी होगी. ठीक है ना. तो ये हमारा आंसर नहीं है अभी, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड हियर. सो 4,40,000 प्लस 20,000 is 4,60,000 minus this is 40,000 minus 16,000. So this is 4,04,000. ठीक है. अब इसको नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं हम. So this will be by balance brought down. P का सेटलमेंट हो चुका है. इनका क्या था, 3,23,000 and this is 4,04,000. ठीक है. अब आ जाते हैं हम जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है. क्वेश्चन में दिया है कि न्यू फर्म का जो कैपिटल था वो था 7 लाख. तो अब ओवरऑल जो कैपिटल था वो था 7 लाख. तो ओवरऑल कैपिटल अब किन पार्टनर्स से डिटरमिन होगा. ओवरऑल कैपिटल यहीं से निकल के आएगा, ओवरऑल कैपिटल ऑफ क्यू प्लस आर. ठीक है. तो अब देखो क्यू का कैपिटल कितना था यही हमें डिटरमिन करना है. मतलब वो कह रहे हैं ओवरऑल कैपिटल इनका मिला के नए फर्म का जो कैपिटल अमाउंट है दैट इज 7 lakhs. तो अब इसको लिख देते हैं कैपिटल ऑफ क्यू इन न्यू फर्म. भाई इस इक्वेशन के हिसाब से तो हमें क्यू का नए फर्म के हिसाब से कैपिटल निकालना पड़ेगा. तो क्यू का कितना होगा, कैपिटल कितना होना चाहिए, 7 lakhs इनटू जो भी उसका रेशियो है 3:4, 3/7 निकाल लेते हैं हम. 3 लाख इसके हिसाब से होना चाहिए 3 lakhs. ये तो आ गया क्यू का. सो कैपिटल ऑफ आर इन न्यू फर्म, आर का क्या रेशियो है 4/7, कितना आएगा 4 लाख. ठीक है. तो अब क्योंकि क्यू का नया कैपिटल है 3 लाख नए फर्म में और इसका है 4 लाख और इनके एग्जिस्टिंग कैपिटल्स कितने हैं. अब यहाँ से हमें कंपेयर करना है. एग्जिस्टिंग कैपिटल क्यू का है 3,23,000, नए फर्म में 3 लाख होना चाहिए यानी कि 23,000 एक्स्ट्रा है. अब अगर एक्स्ट्रा उसने कंट्रीब्यूट कर रखे थे और न्यू फर्म में 3 लाख ही हैं, सो ऑब्वियसली कुछ कैश फर्म को वापस उसे देना होगा टू मेक इट 3 लाख फ्रॉम 3,23,000. सो ऑब्वियसली 23,000 रिटर्न करने हैं फर्म को. फर्म को कैश रिटर्न करना होता है तो यहाँ जाता है टू बैंक अकाउंट. पी में कुछ नहीं करना हमें. क्यू में अब उसको कितने देने हैं 23,000. ठीक है. और अब आर को कितने, अब आर का ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है 4,04,000.
नए फॉर्म में 4 लाख होना चाहिए, तो ऑब्वियसली अब ये 4,000 भी एक्स्ट्रा है जो आर को वापस फॉर्म को देना है, तो फॉर्म रिटर्न करेगा 4,000। क्लियर? तो ये तो था कि कैश विड्रॉल का कंसेप्ट। जितना कैपिटल था न्यू फॉर्म में जितना निकल के आया उसको कंपेयर करेंगे। अगर कैश विड्रॉ हो रहा है फॉर्म से तो डेबिट साइड होगा, अगर और कंट्रीब्यूट करना है तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। टू मेक द कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इक्वल टू द कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, मतलब हमारी जो न्यूमेरिकल वर्क है, वर्किंग नोट है, वो ये है। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अब फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा। सो ऑब्वियसली हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, टू बैलेंस सी डी। अब ये फाइनल हमारा कैपिटल हो गया नए फॉर्म का, जो कि जाएगा बैलेंस शीट में। सो ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है। 3,23,000 में से 23,000 निकल गया तो आ गया 3 लाख, और यहाँ आ गया 4 लाख। क्लियर? तो इसका 4 लाख और 3 लाख यहाँ आ गया, इसको चाहो तो क्लोज कर दो, ये तो कुछ है नहीं। ये है 3,23,000, 3,23,000 and this is 4,04,000. This is how you will close the accounts, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। सो समझ में आया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर हम कर रहे हैं और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि मींस नए फर्म का ओवरऑल कैपिटल कितना है, तो जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल होगे वो हम कंपेयर करेंगे नए फर्म के कैपिटल से कि अब इनका कैपिटल कितना होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली कैश विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ है तो डेबिट साइड आ गया, कैश एडिशन कैश जमा करना है फर्म के अंदर आना है तो इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, एंड अकॉर्डिंगली फाइनल बैलेंस अब कैपिटल सा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ये होगा जो फाइनल यू विल ट्रांसफर इट इन दी बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? तो चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ था 20% से, तो 3 लाख है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 से, तो दिस विल बी 2,40,000। यस, दिस इज 2,40,000। ठीक है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी कि पेटेंट्स ओवरऑल जितनी उसकी वैल्यू थी उसमें हमने उसका एडजस्टमेंट कर दिया, अब वैल्यूलेस है, इसकी कोई वैल्यू फर्दर बैलेंस शीट में नहीं आएगी। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, स्टॉक लिख देते हैं 3,85,000, ये आपको क्लियर दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स ये हो गए, डेटर्स इज 1,50,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है 5,000, नहीं सॉरी, ठीक है 20,000 दिया था, अब वो कह रहे हैं कि 10% डेटर्स का होना चाहिए यानी कि 15,000। सो दिस विल बी 1,35,000। क्लियर? और क्या दिया है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को भी छोड़ देते हैं हम, लास्ट में इसका एडजस्टमेंट कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? यहाँ जाओ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज 35,000, रिजर्व इज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो रिजर्व हटा दो, अब कैपिटल ही बचता है। P इज रिटायर्ड, Q एंड R, तो Q का कैपिटल हमने निकाल लिया 3 लाख एंड R का भी 4 लाख। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी, सो दिस विल बी 7 lakhs। ठीक है, और कुछ तो दिया नहीं है। चलो हम और अब कैश एट बैंक की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा, जो इम्पोर्टेंट है। कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 1,50,000। अब देखो कैश से रिलेटेड कोई एंट्री यहाँ तो नहीं है रिवैल्यूएशन में, यहाँ कहीं है तो कंसीडर्ड होगी, एक ये है। ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ हो रहा है, सो ऑब्वियसली इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1,48,000। इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अब कैश विड्रॉल की ही एंट्रीज हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैश फर्म के अंदर नहीं आ रहा है, उसकी कोई एंट्री क्रेडिट साइड नहीं है। तो यहाँ पे भी अब कितना कैश विड्रॉ हो रहा है, +23,000 +4,000। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं कितना है, 1,48,000 +23,000 +4,000। अब देखो ये है 1,75,000। अब जितना बैलेंस हमारे पास कैश में नहीं था उतना फर्म से बाहर निकल गया, क्लियर। मतलब जितना अकाउंट में था उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो गया और विड्रॉ हो गया, फर्म से बाहर चला गया। सो ऑब्वियसली हमने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता है, क्लियर। तो ऑब्वियसली हमने बैंक से ही एक्स्ट्रा पैसे लिए होंगे टू पे ऑफ दिस 1,75,000, ठीक है। तो कितने एक्स्ट्रा लिए हैं, 25,000। अब ये देखो ये जो 25,000 है ये जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट में, यहाँ यहाँ कहीं यू कैन राइट, आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है। 25,000 समझ आ गया। अगर तो पॉजिटिव बैलेंस, देखो यहाँ नेगेटिव हो गया तो ये ऑब्वियसली ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन बन गई। अगर ये चीज बड़ी होती मींस आपका कैश इन हैंड ऑब्वियसली बैंक बैलेंस बड़ा होता, कैश विड्रॉल कम होता, तो ये कैश एट बैंक यहाँ आ जाता, क्लियर। कैलकुलेट करते हैं, 25,000 प्लस 7 लाख प्लस 35,000 इज 7,60,000। ये तो आया हमारा क्रेडिट लायबिलिटी साइड। दिस इज 2,40,000 प्लस 3,85,000 प्लस 1,35,000 इज 7,60,000। तो देखो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, दैट मीन्स आवर एंटायर क्वेश्चन इज करेक्ट। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे भी कुछ नया था, यहाँ पे इंटायरली फर्क हमने कंसेप्ट डिस्कस किया एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, मीन्स आपको ऑलरेडी शॉर्ट में देखो क्वेश्चन ये आएगा तो कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन में ये वाली अमाउंट्स दे रखी होंगी, दिस वन कि आफ्टर एडजस्टमेंट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल केम आउट टू बी 3,23,000 एंड 4,04,000, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ एक दो एडिशनल चीजें दी होंगी और बोला होगा कि नए फर्म का जो कैपिटल है दैट इज 7 lakhs जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट, जैसा भी हो, क्लियर। इतना सिंपल भी दे सकते हैं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। सो उस इस केस में आपको ये अकाउंट नहीं बनाना है, ये सब कुछ नहीं बनाना है। एडजस्टमेंट के बाद उन्होंने आपको ये टोटल कैपिटल दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको आना चाहिए। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम और कंसेप्ट जो बचे हुए हैं रिटायरमेंट में उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।